मैं दो पंक्ति के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। यह 2 साल केवल समय नहीं, परिवर्तन का परिणाम है। यह निर्णय में जनता, हर कदम में कल्याण है। हर निर्णय में जनता, हर कदम में कल्याण है। सरकार ने साबित किया है, संकल्प हो मजबूत तो हर दिन ही अभियान है, हर दिन ही अभियान है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर जताया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के इस 2 वर्ष के कार्यकाल में अब हमारा जो तीसरा बजट आया है, यह राजस्थान के जल कल्याण का, हमारे सुधारों का, हमारे विकास का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबका साथ और सबका विकास के मंत्र के साथ जो पूरे देश में जिस तरीके से देश की तरक्की हुई है, हम सब पूरा देशवासी इस पे गौरव कर सकते हैं, गौरवान्वित हैं। और हमें सबको इस बात का फ़ख्र है कि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और इसमें राजस्थान हमारी क्या भूमिका रहेगी, पूरे देश का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ इस चौथी बड़ी इकॉनमी में राजस्थान अपनी भूमिका कैसे निभाए, आने वाले राजस्थान के इन चंद सालों में हम उसमें विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भजनलाल जी ने मिलकर के देखा है, राजस्थान की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि 2030 का जो हमारा लक्ष्य तय किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो $350 बिलियन का है और हम हमारे राजस्थान की जनता को साथ लेकर के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जन कल्याणकारी नीतियां, व्यापक सुधारों के परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2026-27 के बजट में जीएसडीपी की अगर बात करूं, 21,52,100 करोड़ जो हमारी संभावित है और पिछली सरकार ने जब कार्यकाल छोड़ा उससे 41% की वृद्धि हुई है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता को इसकी बधाई है। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है, इसमें पक्ष और विपक्ष के लिए हम सबको, क्योंकि जनता ने हमें चुन करके भेजा है, क्या पहले हुआ और हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, ये फिगर्स हम इस सदन के सामने जरूर रखना चाहेंगे। यह दर्शाता है कि राजस्थान एक सतत विकास की तरफ बढ़ रहा है। 41% का ग्रोथ रेट अपने आप में एक रिमार्केबल ग्रोथ रेट है। और जहां पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बजट 2018-19 से शुरू करके बजट 2023-24 की बात करूं, तो जहां पिछले 5 साल में 5,22,000 करोड़ की वृद्धि हुई, इन मात्र 2 सालों में 6,30,037 करोड़ की वृद्धि हुई भी ये एक रिमार्केबल ग्रोथ है। और हमारा ग्रोथ रेट जो जीएसडीपी का है वो 12.25% ग्रोथ के साथ राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम जीएसडीपी के करंट प्राइसेस के, और बहुत शायद हमारे कई विद्वान इसको समझ पाएंगे, कांस्टेंट ग्रोथ और करंट ग्रोथ को मैं अगर आंकड़े लूं, 2020-21 में, 2021-22 में, 2022-23 में लगातार जो जीडीपी के साथ राजस्थान का कंपैरिजन है, हम लगातार पिछली सरकार के समय में जो नेशनल एवरेज था उससे राजस्थान पिछड़ता रहा। और आज इस सरकार के समय में पहले ही बजट में 2024-25 की अगर बात करूं तो हम नेशनल एवरेज से 9.7 से 12.02 के साथ आगे चल रहे हैं। और अगर बेस ईयर 2011-12 की कांस्टेंट ग्रोथ रेट से अगर बात करूं, वो भी पिछले साल में 5 सालों का लगातार नेशनल एवरेज से कम रहा। और राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में नेशनल एवरेज 6.4 से हम बढ़कर के 7.82 की ग्रोथ दर्ज की है, जो राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत संतोषजनक फिगर्स हैं। और पर कैपिटा इनकम का अगर आंकड़ा लूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के अथक प्रयासों से हम अगर आज 21.15% की ग्रोथ रेट के साथ, जहां पिछली सरकार के 2019-20 के समय 1,18,159 रुपये हमारा पर कैपिटा इनकम थी, आज इन 2 सालों में पर कैपिटा इनकम को हम 2 लाख के पार कर गए हैं। ये 21.15% की ग्रोथ रेट के साथ राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत बढ़िया फिगर है। और इसी के साथ इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 का अगर पर कैपिटा के आंकड़े लूं, और ये भी अगर 5 साल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो पिछली 5 सरकार के पांचों साल में करंट प्राइसेस के आधार पर भी अगर डेटा उठाए
तो नेशनल एवरेज का लगातार 5 साल में राजस्थान उसके पीछे रहा, पर हमारा 24-25 में जहां नेशनल करंट प्राइसेस पर जो एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज 8.7 और राजस्थान का है 11.04 के साथ राजस्थान का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। और अगर कांस्टेंट प्राइस की बेस ईयर पे बात करूं 2011-12 के बेस प्राइस पे और भी जो पिछले 5 साल के लगातार प्राइसेस में हमारा नेशनल परसेंटेज से पीछे रहा, ये 2024-25 में जहां नेशनल एवरेज 5.3% है, आज राजस्थान का ग्रोथ रेट 6.88 के साथ से पर कैपिटा इनकम का हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है। और पैरामीटर्स जो हमारे फिजिकल डेफिसिट की बात करूं, जहां 18 से 23 में एवरेज 4.2 रहा, 4.3 रहा, उनसे कम करके हमारे 23-24 में दिस इज अराउंड 4% जो फिजिकल डेफिसिट हमने इनसे कम किया है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं जो पिछले सरकार के टाइम पे 2.4% रहा, आज रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इनकी जो ग्रोथ रेट दर्ज की गई 68.2 की थी, जहां पहले ही साल में हमने 84% की ग्रोथ रेट जो पिछले सरकार के कंपैरिजन में दैट इज 15.8% का हमारा ग्रोथ रेट है। और इसके साथ साथ जीडीपी जो इनका 6.1% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा, आज हमारा 11.5% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। और रेवेन्यू डेफिसिट का जो लगभग 85.9% जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें हमारा 2,27,250 करोड़ जो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का 1,95,182 करोड़ का खर्च है, वो सैलरीज में, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, पेंशन्स में, सब्सिडीज में, सोशल सिक्योरिटीज और ग्रांटेड एड में निकल रहा है। और फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो वी आर विद इन द लिमिट ऑफ FRMB। और की एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, मुझे खुशी है सदन को बताते हुए, लोकतंत्र के इस मंदिर में जिन्होंने राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को चुना, एक्सपेंडिचर जो हमारे की सेक्टर्स हैं, एजुकेशन की बात करूं तो हमारा इस साल का नेशनल एवरेज एजुकेशन पे दैट इज 14.4% और राजस्थान का है 17.1%। हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो नेशनल एवरेज इज 6.2% और राजस्थान का है 8.1%। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूं, नेशनल एवरेज इज 4.2% और राजस्थान का 8.2%। और एनर्जी सेक्टर की बात करूं जो कि आज के इकोनॉमिक सिनेरियो जो पूरे इंडिया में बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है दैट इज एनर्जी सेक्टर। और राजस्थान ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का इसमें भरपूर फायदा लिया है, जहां नेशनल एवरेज 5.3% है, एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज वी आर स्टैंडिंग एट 10.6%, विच इज ऑलमोस्ट डबल देन द नेशनल एवरेज। और एग्रीकल्चर और इरिगेशन में जो हमारा बजट है, आज इरिगेशन का बजट जो पिछले साल में 50,000 करोड़ का घोषणा की गई, आज आने वाले सालों में हम इससे भी बढ़कर के हमारे परिणाम आगे आने वाले हैं। और मुझे बजट पर जब हमारा राजस्थान का बजट आया, तो बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने जो एक रिपीटेड कमेंट्स जो अपोजिशन की तरफ से आते हैं, महंगाई दर बढ़ रहा है, नकारात्मक है, जनता को कुछ नहीं मिला, इस तरह के कमेंट्स के मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, जिनके महान विद्वानों ने, कईयों ने लगातार बजट पे कमेंट्स किए और कईयों ने यहां तक कह दिया इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रहा है। तो मैं देश के और दुनिया के इन्फ्लेशन रेट्स में शायद वोरा जी तो इस पर एग्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने शायद इस पर कमेंट नहीं किया, कई तो बेचारे अनजान इस पर भी बोल रहे थे। और इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे इस इन्फ्लेशन रेट की जो तारीफ कही गई, आज हमारी मेजर जो हमारी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप इकोनॉमीज का तो ओवरऑल अगर फिगर लिया जाए तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में लिखा गया है, पेज नंबर 207, हमारी बड़ी सीनियर विधायिका और हमें मार्गदर्शन देने वाली रीटा जी ने पिछली बार कहा कि आपके आंकड़े हमें कई बार सच्चे नहीं नजर आते, इसीलिए मैं आपके लिए पैरा और विद पेज लेके आया हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। और आज जो हमारा इकोनॉमी सर्वे पेज नंबर 207 और पैरा 5.7 में लिखा है, द वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अबाउट 1.8 बाय इंडिया एंड इम्पोर्टेंटली विद द robust GDP growth of 8% which is financial year in 26। और आज अगर इन्फ्लेशन की बात करें, जो पिछला कमेंट आपके 2008 से लेकर के 14 की आपका सरकार पे आया,
जो इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में चला गया था, आज हम 5% से भी कम पे इन्फ्लेशन रेट पे हमारा चल रहा है। और अगर इंडिया और राजस्थान का कंपैरिजन लेकर के रखूं तो 2022-23 के आंकड़े हों, 2023-24 के आंकड़े हों, 2024-25 के आंकड़े हों, लगातार आपने हमारा नेशनल एवरेज से राजस्थान ऊपर रहा। पर मुझे खुशी है राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी की सरकार में हम जहां नेशनल एवरेज में भी हमारा डिक्रीज हुआ है, आज जहां 1.72% है, राजस्थान 0.81% के साथ चल रहा है। और ये जो सारे इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखे हैं वो आंकड़े हैं। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसकी ग्लोबल बात करा जाए, जो फिगर्स हमारे सामने आती हैं, महंगाई पे बात करने वालों को मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। और अगर एकमात्र देश जो लीडिंग इकोनॉमीज है उसमें यूएसए ने जो डिक्लाइन दर्ज किया है, वो पहले 3% पे थे जो आज कम होकर के 2.7% पर है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करूं और उन्होंने 2.5% से बढ़कर उनका 3.4% के साथ इन्फ्लेशन रेट है। जापान की बात करूं तो उनका इन्फ्लेशन रेट 2.7 से बढ़कर के 3.3% है। चाइना स्टैग्नेशन पे है और इंडिया ने डिक्लाइन दर्ज किया है कि वी आर एट 2.8%, जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी से आज इंडिया पहले नंबर पर है इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए। और अगर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जहां एवरेज उनका इन्फ्लेशन रेट 5.3% है और वर्ल्ड वाइड ओवरऑल जो पिक्चर है दैट इज 4.2, और उनमें भी इंडिया 2.8% इन्फ्लेशन रेट है, जो पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सुकून भरा मैसेज है। और मैं वो भी समय आपको याद दिलाना चाहूँगा यूपीए की सरकार का और एनडीए की सरकार का। इनके क्योंकि अर्थशास्त्री थे, इनके बड़े बड़े विद्वान थे, और आज इनको एक चीज़ मैं इनके सामने रखना चाहूँगा, जो मॉर्गन स्टैनले ने 2013 की जो रिपोर्ट इनकी आई उसमें जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज 5 वर्ल्ड में फ्रेजाइल इकोनॉमीज का नाम आया, उसमें शर्म की बात है कि इनके राज में इंडिया का नाम आया। और ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की और साउथ अफ्रीका में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में इंडिया का नाम आया। और आज हम लीडिंग 5 इकोनॉमीज में 4th नंबर पे हैं। ये फर्क है इनके कार्यकारिणी का और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और अगर इसमें जीडीपी की बात, रियल जीडीपी की बात करूं, जो यूपीए के टाइम पे 13.71 लाख करोड़ थी, आज 47.9 लाख करोड़ है। जीडीपी ग्रोथ की बात करूं, इनकी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूं, और इनकी जो यूपीए की टाइम पे 9.5% इनकी एवरेज इन्फ्लेशन थी, आज हमारी 25-26 में 2.4% पे है। और रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की बात करूं, कितने युवाओं को इन्होंने मौका दिया, कितने युवाओं को अवसर मिला, कितनों को काम करने के लिए इन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। स्टार्टअप्स की बात करूं तो 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, जो आज बढ़कर के 1,80,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। ये युवाओं का, आपका और हमारी नीतियों का फर्क है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो आज इनके 48.5 नेगेटिव जोन से आज हम 59 और हमारा 17.5 साल बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग हमारी रिपोर्ट में आए हैं। और जहां सेंसेक्स जो बिजनेस को हमारा ओवरऑल जो हमारी पिक्चर है, सेंसेक्स जहां अगस्त 2013 में 18,500 पे था, आज हमारा अगस्त 2025 में आते आते 80,000 पर आ गया है। कहाँ 18,000 और कहाँ 80,000 का, ये हमारी ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी का फर्क है। अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो जुलाई 2013 में जहां USD $25 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था, आज हमारा एक्सपोर्ट 68.27 बिलियन पर है। हम 19 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में देश के लिए और नए अवसर पैदा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में होगा। और जहां अगर आज हमारे बजट की बात करूं तो जहां हमने हमारी मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, उसमें 10 जो हमारे मुख्य स्तंभ साबित हुए हैं, उसमें पहले स्तंभ के रूप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं जो पैरा 6 पेज नंबर 4 पर है, 30,427 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट का है। आज तक का किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक
कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो राजस्थान के इस बजट में हमारा अनुमानित है। और इसके साथ साथ वो चाहे नगरीय सुधार हो, औद्योगिक विकास हो, मानव संसाधन हो, हमारा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, छठे स्तंभ के रूप में पर्यटन, कला और सांस्कृतिक धरोहर हो, सातवें स्तंभ के रूप में सुशासन और डिजिटल परिवर्तन हो, आठवां स्तंभ के रूप में कृषि विकास एवं किसान कल्याण हो, नौवें स्तंभ के रूप में हरित विकास या पर्यावरण संतुलन हो, और 10वें स्तंभ के रूप में 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य हो। राजनीतिक द्वेष हो सकता है, पर मैं यहाँ सार्थक चर्चा हो और आप सब में अब इसमें भूमिका निभाएं। आज जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ, जो भारत की कमिटमेंट है दुनिया के साथ, कार्बन क्रेडिट पे हो, एमिशन कंट्रोल पे हो, आज उसमें राजस्थान ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान ग्रीन बजट लेकर के आया है और 26-27 में ग्रीन बजट के लिए 33,475 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यह योजना पर व्यय 12.74% के साथ होगा, जो कि कुल बजट का 5.4% की हमारे कुल बजट में इसमें प्रावधान किया गया है। और मैं आज जो कार्बन क्रेडिट के लिए जो किसानों को भी लाभान्वित करने का हमारे प्रोविजन किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और वन विभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जब प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की, उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और मैं वन मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले जो 7 लाख करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया, उसको कहीं एक्सीड करके 8.5 करोड़ तक ले गए और अगले साल भी 11 करोड़ से ऊपर पौधे लगा करके उस ग्रीन बजट की हमारी जो कमिटमेंट को पूरा किया है। आज पावर सेक्टर जो राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, राजस्थान इंडस्ट्रियल का हमारे सेक्टर का हब बने, राजस्थान में हम निवेश को प्रमोट कर सकें, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें और यहाँ की पॉलिसीज जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में आई हैं वो निश्चित तौर पर राजस्थान को बहुत अग्रणी श्रेणी में ले जा सकती हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में उत्तर भारत को हमारे हिंद महासागर से जोड़ता है और उसका फायदा आज चाहे भारतमाला कॉरिडोर हो, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, उसका फायदा लेने के लिए सबसे बड़ा कोई काम है तो वो पावर सेक्टर पे है। और जहां पिछली सरकार का बात करें, जिस पावर सेक्टर को इन्होंने लुटिया डुबोई, जिस 5 सालों ने इन्होंने 88,700 करोड़ के कर्जे के अंदर दिया, वहीं आज हमारी राजस्थान की सरकार ने पावर सेक्टर में लगातार काम किया है और हमारे बिजली मंत्री जी ने इस पर जो काम हुए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है। लगातार वो चाहे 400 kVA के GSS हो, पिछले बजट में जहां 400 kVA GSS के 200 kV GSS के 5, 132 के 45 और 33 kV के 380 बजट हमारे घोषणा हुई, वहीं इस साल के बजट में हमारे 220 के 6, 132 के 13 और 33 के 110 हमारे नए GSS लग रहे हैं। और सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की वृद्धि होना ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में होगा। और ये कई बार कहते अडानी करते थे, मैं इनको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब जून 2023 में आपकी सरकार के जाने के चंद महीने रह गए थे, हजारों एकड़ जमीन आपने अडानी के नाम कर दी थी। और मैं इरिगेशन की बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर चुके हैं। आप पानी की हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती को जहां हमने स्वीकार करते हुए, चाहे वो रामजल सेतु हो, 9416 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी होकर काम पाइपलाइन में है, 14,600 करोड़ के काम हमारे LOI हो चुके हैं और 84,000 करोड़ के काम हमारे यहाँ से DPR तैयार होकर के CWC में अप्रूवल के लिए चली गई है। हमारा शेखावटी के लिए 32,000 करोड़ का हमारा DPR तैयार है। इसी प्रकार से 5,000 करोड़ के काम हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान के लिए, वो भी हमारा बजट बिल्कुल पाइपलाइन में है। और अगर आप समय दें तो बहुत कुछ है, क्योंकि इनके विपक्ष के एक बड़े नेता कल बड़े आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का क्षय नहीं आता, वो कह रहे थे कि इनको पंचायती राज का पै नहीं आता। आपके जब नेता थे उसके पास तो PWD का P भी था, उसके पास पंचायती राज का P भी था, पर आपने उसको क्या कहा, निकारा और नकम्मा किसने कहा? वो आपकी सरकार ने कहा, जिसके पास दोनों आपके थिंक टैंक थे।
और आरपीएससी की बात करूं, अभी बड़े ज्ञान बांट रहे थे, आरपीएससी का नाम बदलकर आपने रिश्तेदार परिवार सर्विस कंपनी कर दिया, जिसमें अपने ही परिवार को 85-85 नंबर दे दिए। वो बात कर रहे थे और हमें चैलेंज कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर के और भरतपुर में जाके चुनाव लड़ ले। मैं चैलेंज करता हूं, आप में से 4-5 मुख्यमंत्री के सपने लेते हो। मुख्यमंत्री जी तो सांगानेर आके लड़ लिया, आप में हिम्मत है कि आके लड़के देखना। और जो इन्होंने जोधपुर में दिया, हमारे भरतपुर की, मैं ये भरतपुर के बजट पे इनको आपत्ति थी, तो जोधपुर में जो इन्होंने गवर्नर एड्रेस 2023 का है, आपने पैरा नंबर 27 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जोधपुर में, पैरा नंबर 28 में पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी का, वो भी इनका जोधपुर में, पैरा 33 में योग और प्राकृतिक चिकित्सा भी जोधपुर में, पैरा 36 में आयुर्वेदिक कॉलेज लोहाट जोधपुर में, पैरा 52 में डेफ एंड ब्लाइंड कॉलेज भी जोधपुर में, पैरा 244 में राजस्थान स्पोर्ट इंस्टीट्यूट भी जोधपुर में, और पैरा 52 में 765 केवी ग्रिड भी जोधपुर में। फिर कौन सा आप युवराज को जिता लाए? अगर आपको भरतपुर से आपत्ति है तो आप जोधपुर का नतीजा बता दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ चर्चा सार्थक कीजिए, आप सुझाव दीजिए। राजस्थान हम एक लीडिंग इकोनॉमी के रूप में कैसे अग्रसर हो सकता है, सुझाव उस पर दीजिए, ना कि यहाँ बैठिए। एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक आधा मिनट वोरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद। गुरुवीर जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे 5 बजे और बोलने वाले वक्ता भी हैं। 1 मिनट में समाप्त करिए। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। यकीन दे गया, धन्यवाद। धन्यवाद सभा